क्वाइस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे रीट लेवल 2 साइंस के टॉपिक, जिसमें हम मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा उत्सर्जन तंत्र चल रहा था, आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जिसमें आधा टॉपिक पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र और साथ में पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। दोनों टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा मूत्र निर्माण। इसके संबंधी जो भी अंग थे उसके बारे में पढ़ लिया। अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसको समझे कि मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है: गुस्सीय, निस्पंदन, पुनः अवशोषण तथा स्त्रवण। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं और वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। ये रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। ये रक्त अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है, अर्थात अशुद्ध होता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियाँ नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में जाकर केशिकाओं के गुस्से के तौर पर परिवर्तित होती है। चित्र में पीछे हमने देखा था जो बोमेन संपुट वगैरह, वो यहाँ रक्त स्कंदन कार्य पूर्ण किया जाता है और प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। इसमें जो भी सारे ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल होते हैं वो सारे तत्व बोमेन संपुट में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और ये निस्पंदन फिर वृक्क नलिका में से गुजरता है। वृक्क नलिका की दीवारें धनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण होता है। तो निस्पंदन हो गया, पुनः अवशोषण हो जाता है और उसके बाद इन पदार्थों को रक्त में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। करीब 99% निस्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण के बाद रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है। पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते हैं। ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से मूत्र का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है कि नेफ्रॉन में से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है, जहाँ से मूत्र नली में प्रवेश करता है और प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है। और जो मूत्राशय है वह अंग है जहाँ से मूत्र जमा किया जाता है। तो ये सारा काम मूत्र निर्माण से होता है, जिसमें सबसे पहले निस्पंदन होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है और लास्ट में जो कार्य होता है वो स्त्रवण का होता है। और इसमें मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है और जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता रहता है। प्राप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐसी संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है तथा मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलन पैदा करता है। इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है और वृक्क द्वारा साफ की गई रक्त को वृक्क शिरा लेकर जाती है। तो इसमें जो धमनियाँ हैं, शाखा अभिवाही धमनियाँ, वो तो अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थ को लेके जाती है और इसमें मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका में जो वृक्क द्वारा साफ की गई रक्त है वो वृक्क से शिरा लेकर जाती है। इस प्रकार से ये मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें 3 स्टेप होते हैं: निस्पंदन, पुनः अवशोषण और अंतिम स्त्रवण। तो ये था मूत्र निर्माण। अब उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र कौन से हैं? वृक्क के अलावा हमारे फेफड़े हैं, वो भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? CO2 उत्सर्जन। त्वचा, पसीना, त्वचा द्वारा क्या होता है? पसीना। यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। फेफड़े CO2 का तथा यकृत बिलीरुबिन या बिलीरुबिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करते हैं। और जो त्वचा है वो यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबन के साथ उत्सर्जन करती है। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर उत्सर्जन क्रियाएं होती है। तो ये हमारा टॉपिक जो उत्सर्जन तंत्र था ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आज हम इसी के साथ टॉपिक शुरू करते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र बाकी तंत्रों की तरह इतना जटिल नहीं है। इसमें कुछ अस्थियां और उपस्थियों के बारे में होता है, उसको पढ़ना है।
तो मनुष्य का अंतकंकाल अस्थियों तथा उपास्थियों का बना होता है और कंकाल के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और मानव शरीर में 200 अस्थियां होती है। अस्थियां या उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? किसे कहते हैं? अस्थियां और उपास्थियों से मिलकर जो शरीर का ढांचा बनता है वही कंकाल तंत्र होता है। मानव जो कंकाल तंत्र है उसके कितने भाग होते हैं? मुख्य 3 होते हैं, अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय पीछे वाला, वक्षीय जो आगे का पार्ट और अनुबंधी जो साइड में जो है। और इसके अलावा अक्षीय और वक्षीय के अलावा जो भी कंकाल है वो अनुबंधी कंकाल तंत्र के अंदर आता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या होता है कि इसका आकार प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये दिख रहा है, इस तरह होता है, की तरह होता है तथा ये भाग शरीर के अनुलंब अक्ष पर उपस्थित होता है। और अक्षीय कंकाल के अंतर्गत खोपड़ी की अस्थियां अर्थात करोटी, दांतों सहित ऊपरी एवं निचले जबड़े की अस्थियां एवं अंगूठे के आकार की 33 कशेरुकाएं सम्मिलित होती है, जिनसे रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। अर्थात अक्षीय कंकाल के अंदर खोपड़ी आती है, निचले पिछले जबड़े के जो भी अस्थियां होती है वो आती है और इसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी आती है। तो मनुष्य की खोपड़ी के अंदर जो भी अस्थियां आती है उसको देख लेते हैं। ये पीछे वाला पार्ट पैराइटल अस्थि है और उसके नीचे टेपरोल अस्थि, ऑक्सीपिटल अस्थि और ये जो नीचे का ये ऑक्सीपिटल कोडाइल और ये आगे नाक की नेथाल अस्थि और कान के पास स्पिनॉइड अस्थि और फ्रेटल अस्थि, सीवन रेखा होती है जो अस्थियों को विभाजित करती है और ये मैक्सिला अस्थि। ये होती मनुष्य की खोपड़ी की अस्थियां। एक बार अच्छे से देख लो चित्र में, जिससे कि अच्छे से याद हो जाए। और मानव करोटी में 29 अस्थियां होती है। ये सभी शिवनों के द्वारा परस्पर संबंधित अर्थात संधित रहती है। शिवन रेखा द्वारा ये आपस में क्या रहती है? विभाजित रहती है और आपस में जुड़ी रहती है। जिसमें कपाल की अस्थियां 8 होती है। कौन सी? ऑक्सीपिटल, पैराइटल और फ्रंटल। ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2 और फ्रंटल 1। और जो चेहरे की अस्थियां है वो 14 होती है। कंठिका की अस्थियां होती है वो 1 होती है यू आकार की। और जो कर्ण है अर्थात कान है उसकी अस्थियां होती है कुल मिला के 3 जोड़ी अर्थात 3 इधर के साइड में कान, 3 दूसरे साइड के कान में, जो है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और स्टेपीज क्या है? सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये था अक्षीय कंकाल। नेक्स्ट है वक्षीय कंकाल। क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये 12 जोड़ी हॉकी के स्टिक के आकार जैसी हड्डियों की एक टोकरी नुमा संरचना होती है जिन्हें पसलियाँ कहते हैं। इसमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय है, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। ये होता है वक्षीय कंकाल। वक्षीय कंकाल क्या होता है? मनुष्य की जो पसलियाँ होती है वो वक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती है। और जो NCERT है उसमें अक्षीय और वक्षीय कंकाल दोनों को एक साथ बताया गया है। अब है नेक्स्ट तीसरा पार्ट है अनुबंधीय कंकाल। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसमें असमेखला और श्रोणि मेखला तथा हाथ पैर की अस्थियां सम्मिलित होती है। तो हाथ की अस्थियां कौन सी होती है और पाँव की अस्थियां कौन सी होती है और अनुबंध कंकाल के अंदर कौन कौन सी अस्थियां आती है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाथ की अस्थियों के बारे में। हाथ में 4 प्रकार की प्रमुख अस्थियां होती है। ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कलाई की अस्थियां और हाथ, पंजे, अंगुलियां या अंगूठे की अस्थियां। तो चित्र में देखते हैं। ये है ह्यूमरस जिसकी संख्या 1 होती है, जो कोहनी से ऊपर और कंधे तक की अस्थि होती है। और नीचे जो 2 अस्थियां होती है आपस में आमने सामने, जिसको एक को कहते हैं रेडियस, दूसरी को कहते हैं अल्ना। जिसमें रेडियस है वो शरीर के बाहर की तरफ होती है। जब हाथ सीधा रखते हैं तो जो बाहर की तरफ अस्थि होती है वो होती है रेडियस। जो अल्ना होती है वो शरीर के अंदर की तरफ होती है और ये अस्थियां होती है कोहनी से कलाई तक। और जो कलाई की अस्थियां है जिसको कार्पल्स भी कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है और इसको मणिबंधिकाएं भी कहते हैं। और नेक्स्ट है जो हथेली की अस्थियां जिसकी संख्या 5 होती है, मेटाकार्पल्स या कर्मा अस्थियां। और उसके बाद अंगुलियां की अस्थियां, उसके बाद
ये सारी अंगुलियों की अस्थियाँ होती है जो कुल मिला के 14 होती है, जिसमें 3 अस्थियाँ और 4 अंगुलियों की अस्थियाँ कुल मिला के 12 और 2 अंगूठे की कुल मिला के 14 अस्थियाँ होती है। इस प्रकार से अंगूठे के अंदर 2 अंगुलियों के अंदर 12 और कुल मिला के 14, ये कुल मिला के पूरे हाथ में ह्यूमरस की रेडियल अल्ना, कलाई की अस्थियाँ, हाथ पंजे की अस्थियाँ और अंगूठे की अस्थियाँ मिला के कुल हाथ की अस्थियाँ होती है। नेक्स्ट हमारी अस्थियाँ हैं पैर की अस्थियाँ। पैर की अस्थियाँ देख लेते हैं चित्र में। जो सबसे ऊंचा भाग है ये श्रोणि अस्थि होती है, जिससे हाथ जुड़ा रहता है। तो उसके नीचे जो फीमर होती है जो कुल्ह की हड्डी से घुटने तक के बीच में होती है और इसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद पटेला, पटेला के बाद फिबुला और टीबिया, ये घुटने से टखने के बीच की अस्थियाँ होती है, जिसमें फिबुला और टीबिया 2 और एक पटेला कुल मिला के 3 होती है। उसके नीचे टार्सल या गुल्फ अस्थियाँ जो होती है टखने की अस्थियाँ, जिसकी संख्या होती है 7। उसके बाद होता है मेटाटार्सल या परपदिकाएँ, ये तलवे की अस्थियाँ होती है जिनकी संख्या होती है 5। और उसके बाद होती है फैलेंजेस अर्थात पैर की जो भी अंगुलियाँ है जिसकी संख्या 14 होती है और हाथ में भी 14 ही थी। तो ये थी अनुबंधीय कंकाल तंत्र, उसकी अस्थियाँ, हाथ की अस्थियाँ, पैर की अस्थियाँ कितनी होती है, कौन सी अस्थि कहाँ पर होती है, सब हमने जान लिया है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सबसे लंबी अस्थि मानव शरीर की वो है फीमर अर्थात उरु अस्थि, और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज अर्थात जो कान में होती है। कंधे की अस्थि अंश मेखला कहलाती है, जिससे हाथ जुड़ा होता है वो अंश मेखला से जुड़ा होता है। हाथ की जो हड्डियाँ जुड़ी होती है वो अंश मेखला से जुड़ी होती है। और कुल्हे की अस्थि को श्रोणि मेखला कहते हैं और जिससे पैर की अस्थियाँ जुड़ी होती है। और अंश मेखला से हाथ की और श्रोणि मेखला से पैर की हड्डियाँ जुड़ी होती है। ये दोनों मेखलाएँ हमारे तंत्र का आधार होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है संधियाँ या जोड़। हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं अर्थात संधियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है। संधियाँ या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियाँ सहयोगी होती है। जोड़ और अस्थियाँ के बीच में जो संधि होती है उससे ही क्या है कि हड्डी की गति प्राप्त होती है अर्थात हड्डी को गति प्रदान कर सकते हैं। तो जो संधि है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है छल संधियाँ और दूसरी होती है अछल संधियाँ। तो छल संधियाँ वो होती है जो गति कर सकती है और अछल संधियाँ वो होती है जो गति नहीं कर सकती है अर्थात इधर उधर नहीं घूम सकती है। तो छल संधियाँ देखते हैं वे संधियाँ जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक होती है, छल संधियाँ कहलाती है। जैसे घुटना है, टखना है, कोहनी है, गर्दन है आदि की जो संधियाँ होती है वो छल संधियाँ होती है। जिसमें कंदुक खलिका संधि, दो अस्थियों की संधियोजन सतहों के बीच तरल से भी साइनोविलियम गुहा की उपस्थिति, इस तरह की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव है। और जो हमारे हाथ और पैर जुड़ा है जहाँ से वो कंदुक खलिका संधि है, अर्थात जो अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस जुड़ी है और श्रोणि मेखला में पैर की अस्थि फीमर जुड़ी होती है, और जहाँ से जुड़ी हुई है वह भाग अर्थात वो भाग या जोड़ या संधि क्या कहलाती है, कंदुक खलिका संधि कहलाती है। नेक्स्ट है कोर संधि। कोर संधि क्या है, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा रहता है। जो हमारे कोहनी और घुटने हैं जो एक तरफ तो घूम सकते हैं लेकिन पीछे की तरफ नहीं घूम सकते हैं, तो इस प्रकार की अस्थि होती है कोरस। इस प्रकार की जो अस्थि के बीच में संधि होती है वो होती है कोर संधि अर्थात कोर जोड़ होता है। दूसरी है धुरांगर संधि। इस संधि के कारण मेरुदंड की स्तर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम सकता है। जो हमारी खोपड़ी है वो जुड़ी हुई है मेरुदंड से, तो वहाँ पर जो संधि है वो धुरांगर संधि है। इस प्रकार से ये संधियाँ थी। इसी के साथ
जो हमारा कंकाल तंत्र था वो हो जाता है कंप्लीट। तो कुछ कंकाल तंत्र के विकार है उसको देख लेते हैं। पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी के संधि को प्रभावित करती है, जो जोड़ होता है वहाँ प्रभावित होता है, और इसमें कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है। और दूसरा है पेशीय दुष्पोषण। इसमें इस विकार के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन होता है। तीसरा है अपतानिका। इसमें शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तिरुऐंठन होते हैं, और इससे भी क्या होती है कि जो पेशियाँ होती है वहाँ पर दर्द होने लगता है। संधि शोध है, इसमें जोड़ों की शोध होती है और इससे जोड़ों पे दर्द होने लगता है। और गाउट होता है, इसमें जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों के जमा होने के कारण जोड़ों की शोध, इसमें भी जोड़ों में दर्द होता है यूरिक अम्ल के कण जमा होने के कारण। और जो अस्थि सुचिरता है ये उम्र संबंधी विकार है, अर्थात ये उम्र के साथ होता है, और इसमें अस्थि के पदार्थों में कमी में अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। अस्थि टूटने की जो संभावना ज़्यादा रहती है। और इसमें क्या है कि एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारक है। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होने के कारण ये अस्थि सुचिरता होती है। तो इस प्रकार से ये कंकाल तंत्र के कुछ विकार थे, और इसके साथ हमारा जो उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र था वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।